नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम सब लोग आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट 3, जिसमें कि पार्ट 1 या फिर चैप्टर 1 आप बोल सकते हैं। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए, ठंडी तो थोड़ा सा गुमसुम सा हो गया है, मतलब मौसम जो है कभी बारिश सा हो रहा है, बदली सा हो रहा है, धूप हो रहा है, ठंडी तो पड़ी ही रही है। तो खैर मैनेज करिए सब चीज़ें और अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। पेपर भी है 8 तारीख से। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। चलिए भैया, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इसमें बहुत शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बनाया है, और लास्ट मोमेंट चला है तो इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में नोट बनाया। तो देखिए, इसमें जो है 4-5 टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, पॉलिसी ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी इंक्लूडिंग ड्रग इनटू फार्मूलरी। ड्रग फार्मूलरी हमने पढ़ा है सेकेंड यूनिट में। ओके, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन, ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट प्रिपरेशन। इतना बड़ा चैप्टर जो दिख रहा है आपको 6 पेज में पूरा प्रॉपर नोट्स मिलेगा, बनाया हुआ है मैंने। ओके, तो देखते हैं प्रॉपर। चलिए ये सब चीज़ें देख लीजिए आप। पहले जनरल सा आइडिया इसका लेंगे कि क्या है क्या नहीं है इसमें मैटर, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं एकदम टॉपिक वाइज। तो देखिए, पहली चीज़ क्या मतलब है समझने की। कहाँ गया, यहाँ पे है। ओके, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। फार्मेसी आप समझते हैं एक ऐसा स्कोप है, अगर टीचिंग की बात की जाए या स्टडी की बात की जाए तो डिस्पेंसिंग, प्रिपेयरिंग, है ना, डिस्कवरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। ओके, और एक ये भी होता है फार्मेसी जो एक प्लेस है जहाँ पे हम डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन जो है दवाई को करते हैं। ठीक है, वो फार्मेसी है वो चीज़ें। थेराप्यूटिक कमिटी, थेराप्यूटिक मतलब होता है ट्रीटमेंट से संबंधित बात हुई। कमिटी का मतलब होता है ग्रुप। जैसे आपने ये गाँव में सुना है ना, हम लोगों ने जनरली दुर्गा पूजा कमेटी, गणेश पूजा कमेटी, है ना। तो कमेटी का मतलब है कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें लोग एक एम के प्रति काम करेंगे। कुछ एक पॉइंट रहेगा, एक सेंटर रहेगा, कोई काम रहेगा, उसको सब लोग करेंगे। तो वही सेम यहाँ पे भी बात हो रही है फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी, यानी फार्मेसी के लोग रहेंगे और ट्रीटमेंट यानी मेडिकल फील्ड के डॉक्टर वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं, नर्सोस, ये लोग रहेंगे और एक ही ग्रुप बना के एक मेन काम करेंगे। और वो क्या काम है वो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में टॉपिक वाइज। समझ गए बात आप। तो फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी का ये मीन है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इस कमेटी का क्या रोल है, क्या काम है, उसी को आप समझेंगे प्रॉपर। इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ओके, चलिए तो देखिए भैया, द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी इज ए पॉलिसी फार्मिंग, यहाँ पे FAR रहेगा, थोड़ी ये गलत हो गया। द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी इज अ पॉलिसी फार्मिंग एंड रिकमेंडिंग बॉडी to the medical staff and the administration of hospital on matter related to therapeutic use of drug। ठीक है, जो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है ये एक पॉलिसी फार्मिंग, पॉलिसी मतलब होता है नीति, कोई नियम बनाना, सब चीज़ें सोच समझ के नियम बनाना, वो बनाती है और रिकमेंड करती है, सबको समझाती है। द मेडिकल स्टाफ, जो भी मेडिकल स्टाफ है, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल ऑन द मैटर रिलेटेड टू थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। देखिए, मेडिकल स्टाफ को भी समझाती है और एडमिनिस्ट्रेशन जो रहते हैं उनको भी समझाती है कि भैया देखिए सबको काम कैसे करना है, और एडमिनिस्ट्रेशन को समझाती है कि देखिए आप ऐसे ऐसे काम करवाएंगे। समझ गए, दो चीज़ें हैं। फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी जो है ये नियम्स बनाते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं, आप बोल सकते हैं ऐसे हॉस्पिटल्स में, और ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझाएंगे कि देखिए ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेंगी, और मेडिकल स्टाफ को भी बताएंगे कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। तो बस यही है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। और करके यहाँ पे छोटे से लाइन में लिखा है। ठीक है, तो ये मेन मैटर है आपका फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी का, सीधा सिंपल। उसके अब इसी का पूरा चलते रहेगा कि फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी का क्या रोल है पूरे चैप्टर में। तो ये लिखा है फिर, PTC कंप्राइजेस ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु फार्मुलेट पॉलिसी कंसर्निंग लीडिंग द थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ ड्रग। फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी जो है ये एक ग्रुप है जो कि क्या करवाती है, फार्मुलेट द पॉलिसीज, ये पॉलिसी बनाती है जो समझाती है थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ ड्रग को, कि दवाई का हम कैसे उपयोग करेंगे उपचार के लिए प्रॉपरली। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द PTC, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। द PTC हैज़ 3 मेजर रोल टू प्ले, दीज आर। फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी के मुख्य 3 भूमिका है इस प्रकार से, जैसे कि एडवाइजरी, एजुकेशनल, ड्रग सेफ्टी एंड एडवाइज ड्रग मॉनिटरिंग। एडवाइजरी यानी सलाह देना कैसे क्या चीज़ें करनी है, और एजुकेशनल हमको शिक्षा संबंधित भी
बताएंगे चीज़ें, जैसे इंटर्नशिप वगैरह होता है, ट्रेनिंग में जो लोग रहते हैं तो उनको एजुकेटेड भी करेंगे कि मतलब सब चीज़ें देखिए एज इट आपको करना है, ऐसे आपको जानना है ना। और ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ड्रग सेफ्टी से संबंधित भी कार्य करते हैं, ये समझते हैं टॉपिक्स क्या मैटर है क्या नहीं है और उसको अवेयर करते हैं लोगों को। ओके, ये चीज़ें हैं। फिर अब आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की बात। ये बनावट संगठन कैसे है, कैसे किन किन लोगों से मिलकर ये बनता है, पीटीसी फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब जी, ठीक है। और मैंने पहले ही बोल दिया ये 4-5 पेज का है नोट्स, तो 25 से 30 मिनट का ये वीडियो लेक्चर होगा, आप जनरली देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स को भी ज़रूरत हो तो ज़रूर शेयर करिए, वो भी पढ़ लें। ओके, चलिए। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन में संगठन किन किन लोगों से मिलकर बना है ये पूरा। जैसे अभी तक हॉस्पिटल फार्मेसी का पढ़ रहे थे हम लोग, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ रहे थे, है ना, ये सब चीज़ें। वैसे इसका भी है, पीटीसी का भी है, ये कितने लोगों से मिलकर बना है। तो देखिए मेडिकल स्टाफ रहेंगे और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, मेडिकल स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, वही बात मैंने पहले कह दी, थेराप्यूटिक और फार्मेसी के लोग। तो इन दोनों से मिलकर मेनली बनता है पीटीसी फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी। अब इसमें जो है कौन कौन से उप कमेटीज़ होती हैं, जैसे कि अलग मतलब छोटे छोटे कमेटीज़ भी रहेंगे जो अपना सलाह देंगे। अब कोई कमेटी काम कर रही है तो उसमें सबका योगदान होता है ना, कुछ बताएंगे। जैसे दुर्गा पूजा की बात होती है, अगर दुर्गा पूजा कमेटी, तो उसमें दुर्गा पूजा में हाँ मूर्ति उर्ति का चीज़ें हम लोग देख लेंगे, आप पंडाल बनवाएंगे, आप प्रसाद बंटवाएंगे, आप हवन करवाने का जिम्मेदारी आपको है ना, मूर्ति विसर्जन की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे ऐसे सब चीज़ें होती है ना, अलग अलग चीज़ें, लोग अलग अलग राय देते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा सूटेबल रहेगा, है ना। तो वैसे यहाँ पे भी सब कमिटीज़ है जो अलग अलग कैटेगरीज के होंगे, अलग अलग फील्ड के वो माहिर होंगे, जानते रहेंगे उन चीज़ों को, तो वो अपना सलाह देंगे, है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे सब कमिटीज़ हैं अलग अलग मेडिकल फील्ड के ही। तो जैसे कि न्यूप्लास्टिक एंटी कैंसरस कमिटीज़, ये अपनी राय देंगे कि देखिए ये दवाइयाँ होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, इतना ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, इस तरीके से यूज़ करेंगे इसको। एंटी इन्फेक्टिव, ठीक है, इन्फेक्शन से जो बचाने वाली दवाइयाँ होती हैं। सब कमिटी कार्डियोवैस्कुलर, नेफ्रोलॉजिकल किडनी से संबंधित जो है आप जानते हैं ये सब जनरली, है ना। सब कमिटीज़ में सीएनएस एजेंट, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, रेस्पिरेटरी, सेरेब्रल स्टिमुलेंट। ओके, ये देखिए जनरल सी संगठन की बातें आप जैसे समझ चाहिए करिए टॉपिक से ही कि इसमें कौन कौन हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी है तो उसमें फार्मेसी से संबंधित भी लोग रहेंगे, और थेराप्यूटिक कमेटी यानी कि ट्रीटमेंट जो करते हैं मेनली डॉक्टर, फिजिशियन, ये सब लोग, फार्मासिस्ट के अलावा, है ना, तो ये सब भी रहेंगे। तो बस उन्हीं को आप ऑर्गेनाइजेशन में आप लिख दीजिए प्रॉपर, और इसको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन भी कर दीजिए। सब डिवाइडेड इनटू सब कमिटीज़ एंड इट वेरी हेल्पफुल, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फार्मिंग द पीटीसी। ऐसे ऐसे करके आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। जनरली एकदम बेसिक चीज़ें समझिए इसमें। देखिए फार्मेसी थेराप्यूटिक लगता तो है आसान है, सही बात है, लेकिन आप जब समझेंगे तब, अगर एक एक लाइन रटने लगेंगे तो बहुत कठिन है, क्योंकि लेंदी हो जाएगा। तब आप टॉपिक को समझिए एक्चुअल में है क्या, और उसके बाद उसको अपने अकॉर्डिंग भी लिख दीजिए, मैटर क्लियर। ओके, तो ये जीआईटी एजेंट है, ऑटोनॉमिक लैक्सेटिव, इंडोक्राइनोलॉजी है, हार्मोन्स, थायराइड, ये सब चीज़ें संगठन में ये लोग होते हैं। उसको अगर लार्ज नंबर में पूछता है, 7 नंबर 10 नंबर में, तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा उसी को सेंटेंस में, बस। अब देखिए फंक्शन ऑफ पीटीसी, हम लोग सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं भैया। फंक्शन ऑफ पीटीसी, ठीक। देखिए प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल ड्रग फार्मूलरी, ये हॉस्पिटल के ड्रग फार्मूलरी को बनाने का काम करते हैं। ड्रग फार्मूलरी आपको पढ़ा था कि ऐसा फार्मूलेशन होगा, ऐसा ड्रग की फार्मूलरी सेट की जाएगी कि अप्रॉक्स ये दवाइयाँ हमारे हॉस्पिटल में होनी ही चाहिए स्पेशली, है ना। अलग अलग हॉस्पिटल अलग अलग चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट उसमें होते हैं, तो वो अपना ड्रग फार्मूलरी भी बनाते हैं, ये दवाइयाँ हमारे फार्मेसी में होने ही चाहिए या फिर हमारे हॉस्पिटल में। ओके, सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर, मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट। सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर जो किस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हम दवाई लेंगे, है ना, एम्लोकाइंड, है ना, ऐसे मैनकाइंड, सॉरी एम्लोकाइंड नहीं है, मैनकाइंड है। एम्लोकाइंड तो उसका ब्रांड है एक प्रोडक्ट का, मैनकाइंड है ना, ये सब चीज़ें। सिप्ला है, तो कुछ किससे लेंगे, सप्लायर कौन रहेगा भैया। मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट, ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन खरीदेंगे। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, ठीक है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आप खरीदेंगे। एडिशन ऑफ न्यू ड्रग, डिलीटेशन ऑफ ओल्ड ड्रग, यही देखिए पीटीसी का भी ये भी काम है कि वो नई ड्रग को फार्मूलरी में ऐड करेंगे अपने हॉस्पिटल में यूज़ करने के लिए, और पुरान कोई ड्रग है जो लगता है कि अब ये
ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है या फिर इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, उसको डिलीट कर देंगे, है ना, उसको हटा देंगे अपने फार्मूलरी में से। ड्रग टू बी सप्लाइड इन ओपीडी में कौन सी दवाइयाँ सप्लाई होंगी प्रॉपरली, ये सब चीज़ें भी काम पीटीसी का ही होता है, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी की। पॉलिसी फार्मूलेशन फॉर फार्मेसी एंड मॉनिटरिंग, पॉलिसीज नीतियाँ नियम भी बनाएंगे कि कौन सी फार्मूलेशन फार्मेसी में जानी चाहिए और उसको मॉनिटर करते रहना, ख़त्म हो गया कि नहीं ख़त्म हुआ, कितनी यूज़ हो रही है ना, कितने अमाउंट में कितने दिन के लिए इसे देना चाहिए लोगों को यूज़ करने के लिए। ओके, बजट डिमांड फॉर फार्मेसी, जो भी फार्मेसी की डिमांड होगी बजट की, पैसे की कितना लगना चाहिए एक्चुअल में, वो भी सब पीटीसी फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी ही फिक्स करती है। डेवलपिंग ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम DIS, अभी अगला चैप्टर होने वाला है भैया, बस इसी की बात हो रही। DIS देखिए, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, है ना, या सिस्टम या सर्विस, तो इसके बारे में भी पूरा पीटीसी ही इन्फॉर्म करती है कि कैसे क्या सिस्टम चल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन किसको पता चलना चाहिए, डॉक्टर को पता चलना चाहिए, नर्स को पता चलना चाहिए कि ये दवाई आई है, इसको इस प्रकार से यूज करते हैं। इसमें कुछ क्वांटिटी, अगर अलग अलग कंपनी है तो आप जानते हैं कि हो सकता है कि थोड़ी सी पोटेंसी कम ज़्यादा होती है, तो अलग अलग कंपनी के हिसाब से इन्फॉर्मेशन भी साझा करना चाहिए कि हाँ भैया ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको कम डोज में ही देना चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए देना चाहिए, समझ गए। तो ये चीज़ें, फिर चेकिंग ऑफ फार्मेसी रिकॉर्ड एंड ड्रग क्वालिटीज़, सब जनरली आप जान ही रहे हैं, फार्मेसी रिकॉर्ड चेक करना, ड्रग क्वालिटी चेक करना, डिस्पोजल एक्सपायरी ड्रग्स एक्सेट्रा, आप कैसे जो एक्सपायरी ड्रग होंगे उसको डिस्पोजल, कैसे वेस्ट जो भी दवाइयाँ हैं उसको कैसे निपटारा करेंगे आप, ये सब जो है फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी के फंक्शन है। हो सकता है आपसे पूछ दे 7 नंबर में ये टॉपिक और कोई और डिफिनीशन को ऐड करके, तो आप याद रखिए, जनरल सी चीज़ें आप याद लिखिए। सब पीटीसी में जितनी भी हॉस्पिटल में चीज़ें हो रही हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम को छोड़ के सब जो है यही रहेगा पीटीसी का रोल। एडवाइजरी, एजुकेशनल, इसमें देखिए एजुकेशनल और ये दोनों नहीं ऐड हुआ है। अब ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव जो है वो भी तो एक काम ही है, एडवाइजरी, एजुकेशनल, ड्रग सेफ्टी, एडवाइस, ड्रग रिएक्शन, ये भी काम है, ये भी आप ऐड कर दीजिए, बात खत्म। ओके, चलिए अब यहीं पे देखिए, अब आती है अगली टॉपिक उसी में, पॉलिसी ऑफ फार्मेसीज द एंड थेराप्यूटिक कमेटी इंक्लूडिंग ड्रग इनटू फार्मूलरी। अच्छा, क्या नियम होते हैं फार्मेसी और थेराप्यूटिक कमेटी के ड्रग फार्मूलरी में, नीतियाँ, क्या प्लान होता है कि कैसे हम बनाएंगे, कैसे क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे। ओके, तो उसकी बात हो रही है। जनरल सी चीज़ें, आप क्या क्या नीतियाँ होंगी, कुछ फिक्स करेंगे, वो दवाइयाँ चूज करेंगे, उसको देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, है ना, यही सब जनरल सी बातें हैं। तो उसको आप सेंटेंस में लिख देंगे प्रॉपर। और क्या देखिए लिखा है, द पीटीसी डेवलप ए फार्मूलरी ऑफ मेडिकेशन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट टू बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, द कमिटी आल्सो ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट, अगली लाइन आ गई सॉरी, द पीटीसी डेवलप फार्मूलरी ऑफ मेडिकेशन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट टू बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी जो है ये डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं फार्मूलरी ऑफ मेडिकेशन कि कौन कौन सी दवाइयाँ हमारे हॉस्पिटल में यूज़ होंगी, रिलेटेड प्रोडक्ट टू बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी दवाइयाँ यूज़ होंगी, कौन सी प्रोडक्ट यूज़ होंगे। ठीक है, फिर लिखा है द कमिटी आल्सो ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट द सिलेक्ट सम मेडिकेशन टू बी एडेड टू और डिलीटेड फ्रॉम द फार्मूलरी। और कमेटी का ही ये भी काम उद्देश्य होता है कि वो जांच करे और चुनाव करें, सिलेक्ट सम मेडिकेशन, कुछ दवाइयों को कि ऐड करना है या नहीं करना है, क्योंकि भाई जनरल सी बात है, रोज़ जो है वेरिएशन आ रही है दवाइयों में, है ना, नई नई दवाइयाँ खोज होती हैं, नई अमाउंट में, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि अभी देखो क्या होता है, WHO के अनुसार हमारे बीपी की जो पैरामीटर वो बदल गया है, 140/90 हो गया है, पहले 120/80 था, मतलब 120/80 है तो भी नॉर्मल है, 140/90 है तो भी नॉर्मल है हमारा ब्लड प्रेशर। तो अलग अलग दवाइयों का पोटेंसी भी तो हो सकता है अब, है ना, तो वही बोल रहा है कि ऐड करना और डिलीट करना, ये सब फार्मूलरी में ये भी उद्देश्य या फिर काम जो है कमेटी का ही होता है, पीटीसी का। फिर लिखा है द कमिटी मेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन रिगार्डिंग टू द रिक्वेस्ट। कमिटी जो है ये बनाते हैं कुछ निम्नलिखित डिसीजन, निर्णय लेते हैं किससे संबंधित, रिक्वेस्ट से संबंधित। कोई भी विनती जैसे होती है कि रिक्वेस्ट का मतलब है कि जो भी कमिटी है पूरा, तो उसमें अलग अलग लोग अपना राय देंगे, रिक्वेस्ट करें या फिर अपना प्रपोजल रखें, तो उसमें कमेटी जो है चीज़ें फॉलो करती हैं कुछ, किस हिसाब से भैया, अप्रूवल या फिर डेनियल, रिजेक्शन और अप्रूवल मतलब कि हाँ ठीक है आप सही बोल रहे हैं, और रिजेक्शन नहीं, ये आप चीज़ें गलत बोलती है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है ना, आप जो बोल रहे हैं कि इस दवाई के साथ ये दवाई ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, नहीं आप ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमने चेक किया था तो ये साइड इफेक्ट्स दे रहे थे या फिर उतना डिजायर्ड एक्शन नहीं दे पा रहे थे,
समझ गई बात। तो इस हिसाब से ये अप्रूव किया जाता है कि अप्रूव भी किया जाता है, रिजेक्ट भी किया जाता है। ओके, फिर लिखा है अगले लाइन में, द एडिशन एंड डिलीशन ऑफ ए ड्रग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फार्मूलरी। जो एडिशन है या फिर डिलीटेशन ऑफ ड्रग है, ऐड करना या फिर डिलीट करना दवाई को फार्मूलरी में से, क्योंकि मेन तो यही है टॉपिक है ना कि आपको बताना है इसमें फार्मूलरी के बारे में, पॉलिसी क्या की जा रही है कन्फर्म। तो ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग एडिशन और डिलीशन बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। लेकिन ये हमने पढ़ा था चैप्टर जो था, ये पूरा चैप्टर ही था हॉस्पिटल फार्मूलरी यूनिट 2 का, हमने पढ़ाया भी है, प्रॉपर वीडियो लेक्चर और इसका नोट्स अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ओके, तो देख लीजिएगा जरूर भैया, ठीक है। तो वही यहाँ पे ऐड कर दिया हमने कि एडिशन डिलीशन आर वी स्टडी इनटू यूनिट 2 टॉपिक हॉस्पिटल फार्मूलरी, देन यू वॉच दिस वीडियो लेक्चर। ओके, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लेलिस्ट वगैरह पूरा बना हुआ है, सब ऐड कर देंगे, नोट्स भी आप देख लीजिएगा, जरूर पढ़िए। ओके, पॉलिसी ऑफ पीटीसी इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन। अब देखिए अगला टॉपिक आ गया भैया कि आखिर फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी का जो पॉलिसी नीतियाँ होती हैं, प्लान होती हैं, वो इन पेशेंट जो एडमिट होते हैं पेशेंट और आउट पेशेंट जो एडमिट नहीं की जाते हैं पेशेंट, उनके प्रेस्क्रिप्शन में क्या पॉलिसीज़ होती हैं पीटीसी की, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी की। समझ गई बात कि जो प्रिस्क्रिप्शन बनता है, प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ डॉक्टर टू अ केमिस्ट, है ना, ऐसे होता है सिस्टम कि वो दिया जाता है। तो उसमें क्या आखिर फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी का रोल होता है कि देखिए इस प्रकार से आप करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। समझ गए बात। तो वो चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पीटीसी इज एन एडवाइजरी ग्रुप ऑफ द मेडिकल स्टाफ and play the role of an organizational community line and other matters also between the medical staff and pharmacy department। अब देखिए हम लोग जो ये पढ़ के एक्सप्लेन करते हैं, आप भी ऐसे पढ़ लिया करिए 1-2 बार चीज़ें, तो उससे क्या होगा, आपका खुद से माइंडसेट हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, इसका मैटर क्या है ना। तो देखिए पीटीसी इज एन एडवाइजरी ग्रुप, ये एक एडवाइजरी ग्रुप है भैया, ठीक है, सलाह देने वाला समूह है मेडिकल स्टाफ को, और प्ले द मेडिकल स्टाफ का ये एक एडवाइजरी ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें फार्मासिस्ट वगैरह रहते हैं और थेराप्यूटिक कमेटी यानी डॉक्टर, फिजिशियन, ये सब लोग रहते हैं। इनका बहुत ही अच्छा रोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में, जो भी संस्था है उसमें कम्युनिकेशन, बातचीत करना, एक दूसरे से डिस्कस करना मैटर, ये बहुत अच्छा रोल होता है इन लोगों का। बिटवीन द मेडिकल स्टाफ एंड फार्मेसी डिपार्टमेंट, किसके बीच में, मेडिकल स्टाफ यानी डॉक्टर, फिजिशियन, नर्सेस और फार्मासिस्ट के लोगों। तो ये एडवाइजरी ग्रुप है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल या फिर कम्युनिकेशन अटैचमेंट और अच्छा होता है मेडिकल स्टाफ में और फार्मेसी डिपार्टमेंट में, है ना। अब ये कह रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं आप प्रेस्क्रिप्शन के अंदर, अरे यही तो है एक्चुअल में रोल। अब ऐसे थोड़ी है कि थेराप्यूटिक कमेटी आके बाहर वालों को नहीं है तुम प्रेस्क्रिप्शन ठीक से लिखवाया करो, डॉक्टर को ही डिस्कस करोगे ना आप, स्टाफ अपने ग्रुप में ही डिस्कस करोगे ना, तो वही बोल रहा है, कम्युनिकेशन स्किल या फिर कम्युनिकेशन अटैचमेंट बढ़ता है। ओके, फिर लिख रहा है पॉलिसी ऑफ द पीटीसी इज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन बिकॉज दे गिव मैनी लीड और एडवाइस टू इम्प्रूव इट। पॉलिसी जो है पीटीसी का, थेराप्यूटिक कमेटी का, ये प्रेस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो आउट पेशेंट या इन पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, अदा करता है। क्यों? क्योंकि दे गिव मैनी लीड और एडवाइस टू इम्प्रूव इट, क्योंकि ये पीटीसी जो होता है, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी होता है, ये बहुत से लीड्स या फिर एडवाइस, सलाह देते हैं अपने प्रेस्क्रिप्शन को इम्प्रूव करने का, और प्रेस्क्रिप्शन इम्प्रूव होगा तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें और फार्मासिस्ट सर्विस दे पाएगा, है ना। तो धीरे धीरे पेशेंट का अल्टीमेट गोल जो है उसको रिलीफ अच्छे से मिलेगा, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा। ओके, ठीक है। अब देखते हैं ये प्रेस्क्रिप्शन एज पर द पॉलिसी ऑफ पीटीसी, जो फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी है उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रेस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, ये क्या चीज़ें हैं। हम प्रेस्क्रिप्शन जो जानते हैं ना जनरली कि ये चीज़ें, देखिए यहाँ पे ये अगले पेज देख लीजिए, 2 पेज और बचा है भैया, आप निश्चित रहिए। जो ये पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन जो होता है इसी को तो है, मेन प्रेस्क्रिप्शन यही है। लेकिन हाँ, कुछ अपना जो है लोग कहते हैं कि हाँ नहीं ये सब चीज़ें सही है, आप इसमें और अच्छे से इंडिकेशन करिए, ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, तो बस उसी को हम पॉलिसी बता दे रहे हैं पीटीसी का, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी। वो अलग थोड़ी है कि वो अपने हिसाब से अब प्रेस्क्रिप्शन बनवा के, नहीं ऐसा थोड़ी है। लेकिन हाँ, उसमें कुछ चीज़ें वो जो ध्यान देंगे कि नहीं ये चीज़ें सुधार करनी चाहिए, वही है फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी की पॉलिसी रिलेटेड टू प्रेस्क्रिप्शन। ओके, देखिए द प्रेस्क्रिप्शन एज पर द पॉलिसी ऑफ द पीटीसी आर सेम एज अप्रॉक्स नॉर्मल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर। देखिए ये जो प्रेस्क्रिप्शन है पॉलिसी पीटीसी के अकॉर्डिंग, ये इसका भी नॉर्मल प्रेस्क्रिप्शन से ही लगभग
मेल मिलाप रहता है, यानी कि वैसा ही लगभग रहता है चीज़ें, ठीक है। डिफिनीशन और ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन का डिफिनीशन, ए मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम a doctor to a chemist that include instruction for preparing and dispensing medicines to a patient, ठीक है। एक रिटन ऑर्डर फॉर्म है भैया, जो कि केमिस्ट के लिए लिखा जाता है, जिसमें कि सब सूचना रहते हैं, निर्देश रहते हैं कि वो कैसे दवाइयों को डिस्पेंस करेंगे पेशेंट के लिए, ओके। नोट, यहाँ पे नोट लिखा है थोड़ा सा, नोट किसके बारे में लिखा है भैया, पॉलिसी के बारे में लिखा है कि पॉलिसी क्या है, ए सेट ऑफ आइडियाज या प्लान दैट इज यूज्ड एज अ बेसिस डिसीजंस। जो पॉलिसी होता है ना, ये एक प्लान होता है, एक आइडिया होती है, युक्ति, योजना, जो कि निर्णय लेके बनाया जाता है, समझ गए। यहाँ पे उसी को अगले लाइन में थोड़े से अलग सेंटेंस में लिखा है, द पॉलिसी इज अ आर्ट ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग एट एप्रोप्रिएट टाइम एंड राइट प्लेस। जो नीति होती है एक कला है जो कि उचित काम करवाती है, एट एप्रोप्रिएट टाइम, उचित समय पे और सही जगह पे, सही जगह पे सही समय पर सही काम करना, यही एक पॉलिसी कहलाती है, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में और चीज़ें लिखा है, क्योंकि एज पर पीटीसी के हिसाब से तो अभी प्रिस्क्रिप्शन की बात हुई नहीं, तो वही पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, कैसे लिखना चाहिए, वही एक होता है आइडियल प्रेस्क्रिप्शन या फिर पॉलिसी या पीटीसी का भी वही रोल है। द प्रेस्क्रिप्शन शुड फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स एज पर द फार्मेसी एक्ट बिफोर डिस्पेंसिंग ए प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन। जो प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए वो लीगल रिक्वायरमेंट्स के तौर पे भरे जाने चाहिए, फार्मेसी एक्ट की तरह 1948 में जो लागू हुआ था, ओके, फार्मेसी एक्ट 1948। तो इसको ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ें करना पड़ता है। इन द प्रेस्क्रिप्शन ऑल द पार्ट्स आर इंक्लूड प्रॉपरली। प्रेस्क्रिप्शन में सभी चीज़ें उचित तरीके से भरे होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे चीज़ें हम देख लेते हैं। क्या है मैटर, ए प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग मेंशन इन्फॉर्मेशन। एक उचित प्रेस्क्रिप्शन, चिकित्सा पर्चा हिंदी में तो यही बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन को, ठीक है। ये निम्नलिखित चीज़ें सब इसमें मेंशन होनी चाहिए, इसमें लिखित रहने चाहिए, जैसे कि क्या क्या है, डेट, ठीक है भैया, किस दिन पे ये दवाई दी जा रही है, फिर नेम, एज, सिक एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। इसको आप सब एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर एक्सप्लेन करना रहे। डेट इज़ वेरी मॉडेटरी या फिर नेसेसरी टू मेंशन द दोज डे विच स्टार्टेड द मेडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। ऐसे आप सेंटेंसेस लिख दीजिए नॉर्मली, या फिर नहीं, अगर लार्ज नंबर में पूछता है तब आप एक्सप्लेन करिए, नहीं तो 2 नंबर में या फिर 7 नंबर में पूछ देता है तो आपकी जितनी उपयुक्त लगे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वैसे भी आपको आइडिया देने की अब जरूरत नहीं, आप भैया 7th सेमेस्टर में आप चीज़ें समझते हैं कैसे क्या लिखना है, ओके। चलिए, तो नेम, एज, सिक, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ये क्यों नेसेसरी होता है, क्योंकि सेम नेम के 2 पेशेंट हो सकते हैं, तो एज का वेरिएशन हो सकता है, लिंग का वेरिएशन हो सकता है, एड्रेस तो अलग हो ही सकता है ना, तो इसलिए ये मेंशन करना जरूरी है ताकि हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाएँ। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना या फिर आइडेंटिफाई कर पाएँ, ओके। सुपरस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है भैया, RX लिखा जाता है, इसका मीन होता है रेसिपी, लैटिन टर्म है, लेकिन इसको हम लोग समझते हैं क्या, टेक 2, मतलब इसको लीजिए, इस दवाई को लीजिए, ओके। और इसको जुपिटर जो हील ऑफ हीलिंग या फिर क्योरिंग ऑफ द गॉड बोले जाते हैं, क्योर ऑफ द गॉड या फिर हीलिंग ऑफ गॉड, मतलब कोई भी चोट को भरने की जो ईश्वर होते हैं उनको भी मेंशन किया जाता है RX से कि भैया आप मतलब हे ईश्वर ठीक करिए इस मरीज को, ये भी एक सेंस है ना। इंस्क्रिप्शन आप पढ़े हुए हैं, आप तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़े थे, उसमें था क्या बोलते हैं, कौन सा सब्जेक्ट था, फार्मास्यूटिक्स, हाँ फार्मास्यूटिक्स में पढ़े थे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन में दवाई का नाम मेंशन होता है। सब्सक्रिप्शन, दवाई किस हिसाब से जो है डिस्पेंस की जाएगी, कंपाउंडिंग की जाएगी फार्मासिस्ट के द्वारा, इसका इंस्ट्रक्शन रहता है, ओके, डॉक्टर के द्वारा। सिग्नेचुरा, साइन, सिग जिसे बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीशन ऑफ ड्रग, ये दवाइयाँ किस हिसाब से अनुपालन करना है पेशेंट को, यानी किस हिसाब से वो यूज़ करेंगे, यही सिग्नेचर में रहता है। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन की, ये कितने दिन पे ये पर्ची रिन्यूअल कर दी जानी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हाँ इतने ही दिन दवाई चलानी थी, या फिर पेशेंट जो है दवाई खाया या फिर नहीं खाया, कि रिस्पांस मिला या नहीं मिला, है ना। उस हिसाब से फिर रिन्यूअल बोलते हैं ना कि 5 दिन बाद आपकी दवाई कुछ कम कर देंगे हम, जैसा आपका कंडीशन रहेगा, बोलते हैं ना, वही चीज़ें हैं। सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। अब ये प्रिस्क्राइबर यानी कि डॉक्टर फिजिशियन के
रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंशन करना है आपको प्रेस्क्रिप्शन में। ये भी प्रेस्क्रिप्शन का एक फ़ोटो ऐड कर देंगे आप देख लेंगे स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मैंने प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर वगैरह नहीं बनाया, क्या मतलब है चीज़ों का, ओके आप जानते हैं। ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर, अब देखिए भैया अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये कहाँ गया, हाँ ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर। देखिए हमने सब चीज़ें पढ़ ली थी, थेराप्यूटिक कमिटी इंक्लूडिंग इनटू फार्मूलरी, फिर यहाँ पे इन पेशेंट आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया, ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर और इमरजेंसी ड्रग लिस्ट प्रिपरेशन, ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे और ये पूरा चैप्टर कंप्लीटेड, ओके। चलिए देखिए क्या है ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर में। ऑटोमेटिक का मतलब होता है खुद से, स्वतः। स्टॉप मतलब रोक देना, ऑर्डर मतलब क्रम, एक ऐसा क्रम चलेगा जिसमें स्वतः चीज़ें रुक जाएंगी। और कौन सी चीज़ें रुक जाएंगी, यहाँ पे गाड़ी रोकने की तो बात हो नहीं रही है ना, पानी हम थोड़ी चला रहे हैं खेत में कि पानी रोकने की बात हुई, यहाँ दवाई ही की बात हो रही है। तो दवाई जब स्वतः रोक दी जाए उसी के बारे में हमें बात करनी है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हो रही हैं कि दवाई खुद से रोक देना है। बोलते हैं ना कि हमने दवाई बंद कर दिया, ये तो मेन कंडीशन ये होता है कि एलर्जिक कंडीशन, ये सब रिएक्शन होने लगे कुछ, तो लोग दवाई बंद करते कि नहीं हम नहीं खाएंगे ये दवाई की वजह से इफेक्ट हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है, तो वो एक कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पे भी और चीज़ें मेंशन भी है, जैसे लिखा है मेडिकेशन ऑर्डर इन विच द नंबर ऑफ डोजेज और डेज इज नॉट मेंशन विल बी सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग ऑटोमेटिक स्टॉप। अगर जो मेडिकेशन ऑर्डर है, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें नंबर ऑफ डोज कितने खुराक में लेना है रोज और कितने दिन तक लेना है, ये सब नहीं मेंशन है अगर, तो हमें उसे ऑटोमेटिक स्टॉप कर देना है। जैसे बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसपे अगर या तो भूलता भी हो सकता है, ये एक एरर भी हो सकता है कि उस पर मेंशन नहीं है तो आपको रोक देना है दवाई, है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन भी होते हैं उसमें, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। देखिए ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑर्डर रिलेटेड टू दोज ड्रग विच आर वेरी इफेक्टिव हार्मफुल फॉर द इंडिविजुअल या फिर पेशेंट इफ़ इट्स अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम यूजिंग। देखिए ये ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर से संबंधित ये भी है दवाइयों का कि कुछ दवाइयाँ बहुत से प्रभावी होते हैं या फिर नुकसानदायक होते हैं, जो किसके लिए, पेशेंट या फिर व्यक्ति के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम यूजिंग, अगर दुर्भाग्यवश वो ज़्यादा यूज़ किया जाए तो हमें ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर का फॉलो करना रहता है। समझिए बात जी। तो जब अगर कोई ज़्यादा यूज हो रहा है तो बहुत प्रभावी हो जा रहा है या फिर नुकसानदायक हो जा रहा है तो उसको ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर यानी कि स्वतः रोक देना चाहिए दवाई को, वही बात हो रही है यहाँ पे। ऑल ऑर्डर फॉर नार्कोटिक्स, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स मस्ट बी री रिटेन एवरी 24 आवर। देखिए यहाँ पे सभी क्रम में जो दवाइयाँ हैं, जैसे कि नार्कोटिक जो नशीली दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि बहुत से हैं, है ना, हीरोइन की कैटेगरी की कोडीन है, मार्फिन है, ये सब दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं तो उनको भी रोकने की ज़रूरत होती है। सेडेटिव जो निद्रादायक दवाइयाँ होती हैं उनको भी रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि कोमा में भी जाया जा सकता है, इसका साइड इफ़ेक्ट होता है बहुत, अगर हो सकता है ऐसा तब साइड इफ़ेक्ट। हिप्नोटिक्स वही है, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स। सेडेटिव जो है काम करता है, हमें शांत करता है, और हिप्नोटिक्स की वजह से नींद आती है। मस्ट बी री रिटेन एवरी 24 आवर। इन सब दवाइयों का जो है री रिटेन 24 आवर में लगभग हो जाना चाहिए, प्रत्येक 24 आवर में, कि हाँ आपको ये दवाइयाँ अभी लेनी है या फिर नहीं लेनी है। समझ के बात, तो इसलिए ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, ओके। एलर्जिक कंडीशन भी होता है, आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर आल्सो फॉलो दोज कंडीशन व्हेन एलर्जिक रिएक्शंस और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर सीन, ओके। ये लाइन भी आप जरूर ऐड कर दीजिएगा। ऑल ड्रग्स ऑर्डर फॉर नार्कोटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटीकोएगुलेंट, एंटीबायोटिक्स शैल बी ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूड आफ्टर 48 आवर्स। सभी जो दवाइयाँ होती हैं जैसे कि नार्कोटिक कैटेगरी की, सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटीकोएगुलेंट यानी कि जो ब्लड का थक्का न जमने दे, और एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे भैया, इन्फेक्शन के, सेल बी ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूड आफ्टर 48 आवर। 48 घंटे के बाद ये सब हो जाने चाहिए या बंद कर देना चाहिए हमें, जो भी ये कैटेगरी की दवाइयाँ हैं। तो यही ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर कहलाता है। कौन कौन सी दवाइयाँ उसमें आती हैं जनरली, नार्कोटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटीकोएगुलेंट, एंटीबायोटिक्स। इसको आप लाइनिंग करके भी लिख दीजिएगा ऐसे, दीज आर एग्जाम्पल्स विच आर ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर विच आर नेसेसरी टू फॉलोइंग द ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर, ओके। तो ये चीज़ें था, सिंपल सा है। ये हो सकता है 2 नंबर में आपसे पूछ दे, या फिर शॉर्ट नोट ऑन ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर। तो जनरल से ये चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है, ओके। अब लास्ट टॉपिक आपका है पॉलिसी ऑफ पीटीसी इन इमरजेंसी ड्रग लिस्ट प्रिपरेशन, कि आखिर क्या फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी का रोल है जो कि इमरजेंसी ड्रग लिस्ट प्रिपेयर करने में मदद करता है, या फिर क्या उनके नियम कानून होते हैं भैया, देख लेते हैं। टाइम इज़ एन एसेंशियल फैक्टर इन इमरजेंसी सिचुएशन। आप इमरजेंसी का मतलब ही जानते हैं कि
बहुत इमरजेंसी है जिसमें हमें तुरंत ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कंडीशन, समझ रहे हैं, तो वही मैटर है। तो टाइम इज़ एन एसेंशियल फैक्टर इन इमरजेंसी सिचुएशन। जो भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, परिस्थिति होती है ना, उसमें आपातकालीन बोलते हैं ना, आपातकालीन तुरंत चाहिए चीज़ें, तो उस परिस्थिति में समय का बहुत ही बड़ा रोल होता है या बहुत आवश्यक फैक्टर होता है। समय ही है मेन फैक्टर इमरजेंसी में। जैसे कहीं आग लगी है, हो सकता है 1 मिनट पहले अगर वहाँ पे फायर ब्रिगेड की आ जाए टीम, है ना, तो आग बुझा दिया जाए और जहाँ वहाँ 10 लोग फंसे थे वो बच जाए, है ना। 1 मिनट का रोल है भैया, तो 1 मिनट में पता चले वहाँ की चीज़ें टूट टूट के गिरने लगे, वो लोग दब के भाई झुलस सकते हैं, मर भी सकते हैं, है ना। क्यों? तो इमरजेंसी में तो टाइम का ही बहुत बड़ा रोल है कि कोई भी काम आप टाइम से करिए तभी चीज़ें। हम लोग अभी तक ये मैं लाइन हरदम बोलता था कि काम करना और अच्छे से करना में अंतर होता है, तो यहाँ पे क्या लाइन उपयुक्त होगी? काम करना और उचित समय पे करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। ओके, तो इमरजेंसी 10 द पीटीसी ऑफ ए हॉस्पिटल शुड प्रिपेयर बॉक्सेस ऑफ इमरजेंसी ड्रग। और फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी हॉस्पिटल में जो है प्रिपेयर करते हैं इमरजेंसी बॉक्सेस को। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है वैसे इमरजेंसी बॉक्सेस होती हैं, तुरंत उसकी जिन जरूरत लगती है और वो वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि लिखा है यहाँ पे अगले लाइन में, दिस बॉक्सेस शुड ऑलवेज बी रेडिली या फिर ईजिली अवेलेबल फॉर यूज एट द बेड साइड। ये जो बॉक्सेस होती हैं ये आसानी से बेड के पास जहाँ पे ज़रूरत हो, इमरजेंसी वार्ड में या फिर जहाँ भी पेशेंट है वहाँ पे आसानी से यूज़ हो जाने चाहिए या फिर उपलब्ध हो जाने चाहिए। दोज लिस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय पीटीसी ऑफ इमरजेंसी ड्रग, इट शुड बी फाइंड देयर प्लेस इन इमरजेंसी किट्स। जो भी लिस्ट प्रिपेयर की गई हो पीटीसी के द्वारा, जो भी दवाइयाँ मेंशन की गई हो कि इतनी दवाइयाँ, 15 दवाइयाँ हैं, 20 दवाइयाँ हैं, ये हमें हरदम इमरजेंसी किट में उपलब्ध होनी चाहिए। इमरजेंसी किट का मतलब है कि किट का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट्स विच आर यूजेबल, ठीक है ना। किट में मतलब यही रहता है कि उसमें सब चीज़ें उपलब्ध रहेंगी जो यूज़ करना है हमें। तो पीटीसी के द्वारा जो भी लिस्ट बनाया जाए वो इमरजेंसी किट में उपलब्ध होनी चाहिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यही पे भैया लिस्ट क्या है, कौन सी दवाइयाँ कहाँ पे कितना मेंशन की गई है, वही दवाइयों का नाम है बस। सप्लाई टू बी मेंशनड इन इमरजेंसी बॉक्सेस, ये एग्जांपल है एक तरीके से, है ना। ए लिस्ट ऑफ ड्रग, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट आर एज दिस किट शुड बी स्टोर्ड एवरीवेयर इन द हॉस्पिटल। सभी जगह पे अगर हॉस्पिटल 3 फ्लोर का है, 4 फ्लोर का है, तो हर फ्लोर पे ये दवाइयाँ स्टोर्ड रहनी चाहिए, है ना। क्योंकि बता रहा हूँ ना, यहाँ पे टाइम का बहुत बड़ा रोल है। अब फर्स्ट फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर से कोई नीचे आएगा तब तक हो सकता है पेशेंट की परिस्थिति और ख़राब हो जाए, हो सकता है डेथ भी हो सकता है भैया, है ना। सप्लाईज टू बी मेंशन इन इमरजेंसी बॉक्सेस, यहाँ पे देखिए इमरजेंसी बॉक्सेस में क्या क्या चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। सिरिंज टू ईच ऑफ 1 ml, दैट इज ट्यूबरकुलिन एंड इंसुलिन, इंसुलिन के लिए या ये सब चीज़ों के लिए होता है सिरिंज। और 2 ml एंड 5 ml सिरिंज एंड 1 ईच ऑफ द 10 ml एंड 20 ml सिरिंज, ये सिरिंजेस होने चाहिए। ओके, नीडल टू ईच 16 GA, इसको अगर इसका वो लिखते हैं, क्या बोलते हैं, GA, यहाँ लिख देता हूँ मैं GA, इसका यूनिट गाज होता है, GAUGE, गाज। गाज का मतलब यहाँ पे होता है कि पासिंग गैसेस, पासिंग गैसेस। ये नीडल की कितनी साइज है कि कितनी मात्रा में चीज़ें पास हो सकती हैं यहाँ पे। नीडल का बस यही तो रोल होता है कि हमें पतला लगाना है या मोटा लगाना है कि कितनी चीज़ें पास करनी है। ओके, GA इसको यूनिट दर्शाते हैं, आप जरूरी नहीं है याद रखिए, बस मैं बता दिया वैसे ही, है ना। तो 16, 18, 20, 21, 23 एंड 26, ये सब नंबर की साइज की नीडल्स होनी चाहिए। और ये देखिए, ये जितनी बढ़ते हुए क्रम में है ना, ये अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। 16 नंबर में ज़्यादा मात्रा में हम दवाई को पास आउट कर सकते हैं, और यहीं पे अगर 26 नंबर की बात की जाए तो वो इसके कंपेयर में पतला होगा। समझ रहे बात, ये उल्टा चलता है, उल्टी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे साइज बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये नीडल है, तो ये मान लीजिए 16 नंबर है ना, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर रहता है। ओके, यहीं पे जब 26 नंबर की बात होगी तो ये कुछ इस टाइप से रहेगी, ये पतला रहेगा उसके कंपेयर में। तो नंबर के हिसाब से मत जाइए कि ज़्यादा नंबर है यानी कि ज़्यादा बड़ा रहेगा, नहीं। जो छोटा नंबर है वो ज़्यादा बड़ा साइज रखता है। ओके, चलिए वो इस तरीके से सिस्टम है, जैसे कि 1 इंच, और वहीं पे अभी अगर लिख दिया जाए 0.9 इंच, तो 9.9 है तो वो छोटा ही है ना उससे, तो वो वाला सेंस आ जा रहा है यहाँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे फाइल्स फॉर ब्रेकिंग द एम्पुल्स, यहाँ पे
फाइल्स होने चाहिए ब्रेकिंग इम्पल्स, यानी कि जो भी इंजेक्शन हम यूज़ करेंगे दवाइयाँ उसको तोड़ने के लिए, जैसे कि रेंटेक है, कोई भी दवाइयाँ तोड़ने वाला जो रहता है ब्रोक करने का, ऐसे है ना, हिट करके, या फिर लोग बहुत से लोग पेपर के सहायता से तोड़ते हैं। ओके, तो उसके लिए फाइल होनी चाहिए। आखिर ऐसे एम्पुल कहीं भी थोड़ी आप तोड़ देंगे, नहीं तो किसी को वो चोट लग सकती है या फिर चुभ सकता है। फिर टोरिंक्वेट्स है, टोरिंक्वेट्स या क्वाइट्स, ये पीस ऑफ क्लॉथ यूज फॉर स्टॉपिंग ब्लीडिंग। ये एक, यहीं पे मैं फोटोज ऐड कर दूंगा, कुछ फोटोज भी इफेक्टिव लगने के लिए और आपको समझ भी आएगा। ओके, देखने से ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो एक कपड़ा होता है जिससे हम बांध के ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं, ब्लीडिंग है ना। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बहुत शार्प नीडल से या फिर शार्प चाकू से, चाकू को क्या बोलते हैं, नाइफ, हाँ नाइफ, सॉरी नाइफ से अगर कट लग गया है तो उसको यहाँ पे अगर बहुत तेज़ी से बांध दिया जाए तो वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि इधर ही इसी पोर्शन में ब्लड रुका रहेगा, है ना। तो वही है, एक क्लॉथ रहता है, पीस ऑफ क्लॉथ। एयरवे इक्विपमेंट्स, यहाँ पे एयरवे इक्विपमेंट्स रहेंगे जो सांस लेने से संबंधित है। राइल्स ट्यूब, ये ट्यूब होती है, नली होती है जो नाकों में इंजेक्ट किया जाता है ताकि इंटेस्टाइनल चीज़ों को, गैस वगैरह बना है, चाहे कुछ भी जो चीज़ें अगर निकालना है स्टोमक से, वेस्टेज, ये सब चीज़ें, जैसे कि पॉइजन के कंडीशन में, ये सब कंडीशन में होता है ना। फिर ड्रग फॉर इमरजेंसी बॉक्सेस, कौन सी दवाइयाँ, अब यहाँ पे देखिए सप्लाईज मेंटेन फॉर इमरजेंसी बॉक्स, क्या क्या चीज़ सप्लाई होनी चाहिए इसमें। और यहाँ पे ड्रग की स्पेशली अब बात होगी दूसरे पॉइंट में। एमिनोफाइलिन, ये आप जानते ही हैं, सांस उस लेने में। डेरिफाइलिन आपने सुना होगा, अस्थमा के कंडीशन को दी जाती है ताकि वो सांस लेने की चीज़ें हो पाए प्रॉपर, है ना, डायलेट कर देते हैं जो ट्रेकिया होती है। ओके, फिर एक है एमाइल नाइट्रेट ग्लास कैप्सूल फॉर इनहेलेशन। ग्लास कैप्सूल, ग्लास कैप्सूल का क्या सेंस है, जैसे एम्पूल होता है वैसे ग्लास कैप्सूल बनाया जाता है, इसको ब्रेक करेंगे और ये यूज़ हो पाएंगे। तो ये इनहेलेशनल, नाक से श्वसन के रास्ते लिया जाता है। और एमाइल नाइट्रेट ये एक वेजोडाइलेटर है, या फिर वो क्या बोलते हैं लंग्स में सांस उस लेने के संबंधित भी ये चीज़ें होती हैं। और एमाइल नाइट्रेट ये मेनली वेजोडाइलेटर का बात हो रही है, क्योंकि आपने वो नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा था, है ना, एंटी एंजाइनल ड्रग होता है, तो उस कंडीशन में बहुत ही ये उपयोगी होता है, क्योंकि वेजल्स को डायरेक्ट कर देगा और ब्लड सप्लाई प्रॉपर होने लगेगी हार्ट की कंडीशन में। यही बस दवाइयों का कुछ एग्जाम्पल से आप ये पढ़ सकते हैं ऐसे जनरली। और देख लीजिए एट्रोपिन सल्फेट जो आई ड्रॉप की तरह यूज होता है डायलेट प्यूपिल करने के लिए, प्यूपिल को डायलेट करने। कैफीन सोडियम बेंजोएट है, ये यूज होता है। कैफीन ग्लूकोनेट है, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए शरीर में। डाइफेनिल हाइड्रोटोइन सोडियम कार्डियक एरिथीमिया में यूज होता है। एफिनेफ्रिन यूज होता है। हिपेरिन जो एंटीकोगुलेंट है ना। फिर सप्लाइज कैबिनेट यूटिलिटी रूम, एक रूम जो होता है या फिर एक अलमारी में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए हमें। वेनस कैंसुलेशन सेट, कैनुलेशन सेट है, कैनुलल जो लगाया जाता है, वीगो जो लगाया जाता है जनरली आप जानते ही हैं, है ना, इन्फ्यूजन के लिए। ओके, कंटिन्यूअस जो है किसी भी ड्रग को, या फिर अगर डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड को इंटर करवाने के लिए बॉडी में। पीसेज ऑफ 6 सॉक्स ब्लॉक सॉक जब किसी को सॉक को लगा है तो उस कंडीशन में कुछ चीज़ें जैसे ब्लड को ब्लॉक करने में किस पोर्शन में जाना चाहिए, किस पोर्शन में नहीं जाना चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। कैथेटर्स, ये समझते हैं यहाँ पाइपलाइन जो होती है। कैथेटर जो है मेनली ट्यूब को ही कैथेटर को ही बोल देते हैं, कैथेटर बोलते हैं। ऑक्सीजन कैथेटर्स जो सांस लेने में मदद करें। रेजर एंड ब्लेड्स, अगर किसी को मान लो यहाँ पे अब मान लीजिए स्टिचिंग करना है और मेरे मान लीजिए यहाँ पे बॉडी पे हेयर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अब अनवांटेड हेयर को हटाना पड़ेगा, तो वही रेजर ब्लेड रखा जाता है ताकि स्टिचिंग यानी कि टाँके वगैरह लगाए जा सके सीजर करते वक्त या किसी भी कंडीशन में टाँके लगाने के लिए। ओके, और पैकेज स्टेराइल जिलेटिन स्पंज का क्या रोल होता है ये भैया, स्पंज जो होता है सोखने, स्पंज का मतलब होता है गुद्देदार, तो ये एब्जॉर्बेबल ड्रेसिंग, कहीं पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ये सब चीज़ों के लिए तो ये ड्रेसिंग का यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें कैपेसिटी होती है किसी भी ब्लीडिंग के कंडीशन में ये रक्त को सोखने में। रिसस्टेशन ट्यूब, सांस लेने में जो डायरेक्ट ट्रेकिया में इसको इंटर करा के और पंपिंग की जाती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट जो है चीज़ें कंट्रोल की जा सके। पुनर्जीवित करने की ये कंडीशन में आती है। इमरजेंसी है, इमरजेंसी की बात हो रही थी, सब चीज़ें ये पुनर्जीवित की ही कंडीशन है कहीं ना कहीं भैया। ओके, अभी मेरे बड़े बाबा थे, उनकी देहांत हो गई 10 दिन हुए, तो उनका भी ऐसे सेम था, उनके फेफड़े में पस और पानी भर गया था वाटर इन्फेक्शन की वजह से, तो बहुत दिनों तक इलाज चला, पीजीआई में भी चला और भी एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, लेकिन लास्ट मोमेंट में मैं इमरजेंसी में था उनके साथ। वहाँ पे उनका बीपी लो हो गया एकदम से, हार्ट बीट एकदम से लो हो गया, ईसीजी का जो चलता है ना ऐसे
वो एकदम लो होने लगा, वहाँ पे तुरंत रिसस्टेशन चीज़ें देने लगे लोग, लेकिन कंट्रोल नहीं आया और वो डेथ कर गया। बहुत ही मतलब मूवी देखना और सामने से देखना बहुत सी अलग चीज़ें कंडीशन होती है। तो ये रिसस्टेशन पुनर्जीवित करने की प्रयास होती है। ये सब चीज़ें हैं, आप जनरली समझ जाइए। और ईच हॉस्पिटल मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ इमरजेंसी ड्रग एडिंग द डिलीटिंग आइटम्स, ये सब कुछ आवश्यक होता है और ये कर सकते हैं ऐड और डिलीट। ठीक है, आप लोग लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए और बने रहिए ऐसे ही पीसी फार्मा के साथ।